नमस्कार बच्चों। आज हम लोग गॉस लॉ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो गॉस लॉ का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमें किसी क्लोज सरफेस के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना हो। ये प्रॉब्लम कूलम्स लॉ से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन गॉस लॉ के हेल्प से ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक बात ये हम समझेंगे आगे कि गॉस लॉ का प्रयोग हम हर जगह नहीं कर सकते हैं। गॉस लॉ का प्रयोग हम वहीं कर सकते हैं जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ सिमेट्री हो। तो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ये हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। गॉस लॉ का क्या स्टेटमेंट है? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज enclosed by the surface. नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू नेट। तो यहाँ पर एक नई बात आ रही है, क्लोज सरफेस। तो सरफेस दो तरह के होते हैं, एक ओपन सरफेस और एक क्लोज सरफेस। जैसे मान लो कि एक पेज है, तो अभी ये एक ओपन सरफेस है, लेकिन इसी पेज के द्वारा इसी को हम लोग रीस्ट्रक्चर करके क्लोज सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओपन सरफेस कोई वॉल्यूम इनक्लोज नहीं करता है, लेकिन एक क्लोज सरफेस एक वॉल्यूम को इनक्लोज करता है। तो गॉस लॉ हम लोग गॉस लॉ जब लगाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारा जो भी सरफेस है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, दैट सरफेस शुड बी क्लोज्ड। अगर ओपन भी दिया हुआ है तो उसको हम लोग मेंटली क्लोज करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो कि ये एक सरफेस दिया हुआ है और हमको इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो हम लोग मेंटली जो है इसको क्लोज करने का प्रयास करेंगे। जैसे ये हमने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया, तो अब ये एक क्लोज सरफेस एक बन गया ये। अब इसके थ्रू हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं या इसके वॉल्यूम के थ्रू नेट फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा काम होगा क्लोज सरफेस पहले ड्रॉ करना। तो यहाँ पर जो हम क्लोज सरफेस ड्रॉ करेंगे, इसको हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। थियोरेटिकली हम लोग कैसा भी वॉल्यूम, कैसा भी क्लोज सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा क्लोज सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे प्रॉब्लम इजी बने। अगर हम लोग किसी भी इरेगुलर शेप का क्लोज सरफेस ड्रॉ करेंगे तो हमें गॉस लॉ अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, समझने के लिए मान लो एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, दैट शुड बी ए स्फेयर। स्फेयर। अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा, जिसमें कि एक वायर है या कोई ग्लास रॉड है या कोई भी चीज़ है जिसमें कि चार्ज का ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके कारण से हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू ए गिवन सरफेस, तो हम लोग कोई भी सरफेस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा, क्योंकि वायर भी एक प्रकार का सिलेंडर है। तो हम जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे वो भी सिलेंड्रिकल होगा। पॉइंट चार्ज भी एक स्फेयर की, छोटे स्फेयर के जैसा होता है, तो गॉसियन सरफेस भी स्फेयर होना चाहिए। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिमिलरली, अगर हमारे पास एक सीट ऑफ चार्ज है, जिसमें कि हमारे पास एक, मान लो, सीट है इस तरह का, जैसे प्लास्टिक हो सकता है या ग्लास हो सकता है या मेटल का हो सकता है कोई सरफेस। तो इस तरह का अगर कोई सीट है, तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग या तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस या तो हम लोग क्यूबिकल या क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो गॉसियन सरफेस हमें ऐसा ड्रॉ करना है जिससे कि जो हमारा चार्ज की सिमेट्री है वो उसी के जैसा ही होना चाहिए, तभी हमें गॉस लॉ अप्लाई करने में फ़ायदा होगा। नहीं तो हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा गॉस लॉ अप्लाई करने में। थ्योरेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, बट प्रैक्टिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा।
तो ये हमें बात समझनी है। तो पहले गॉस लॉ को थोड़ा सा और समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है, तो हम लोगों ने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, स्फेयर। अब इस स्फेयर के थ्रू हमें फ्लक्स फाइंड करना है, यही हमारा प्रॉब्लम है। इस स्फेयर के थ्रू हमें फ्लक्स फाइंड करना है। तो गॉस लॉ क्या कह रहा है सिंपली कि नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज, अब इसके अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या है, यही क्यू चार्ज है। तो फाई क्या हो जाएगा, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसी के अंदर एक और चार्ज डाल दें माइनस क्यू, तो अब नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो, क्यू माइनस क्यू जीरो। तो जैसे ही एक माइनस क्यू चार्ज डाल देंगे फाई हो जाएगा जीरो। तो हमें देखना है कि गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या है। तो अगर नेट चार्ज हम फाइंड कर पा रहे हैं तो फ्लक्स फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल और एक लेते हैं, मान लो कि एक हमारा +2e चार्ज है, -4e चार्ज है, 3e चार्ज है, 10e चार्ज है। ये 4 तरह के अलग डिफरेंट तरह के चार्ज हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस या थ्रू दिस स्फेयर, तो हमें इसके अंदर का नेट चार्ज फाइंड करना है। नेट चार्ज क्या है, 2e माइनस 3e, 2e प्लस 3e माइनस 4e प्लस 10e, कितना हो गया, 10 + 2 12 + 3 15 -4 11। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, 11e बाई इप्सिलॉन नॉट। तो अगर डिस्क्रीट चार्ज दिया हुआ है तो बहुत ही आसान है, सारे डिस्क्रीट चार्ज को जोड़ दो और जो भी सरफेस दिया गया है उसके थ्रू हम फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, नेट फ्लक्स। अब मान लो कि यही चार्ज अगर एक क्यूबिकल या क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस के अंदर है, +2e -4e 3e 10e, अब क्या होगा, नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। तो वही हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें नेट चार्ज देखना है, तो नेट चार्ज वही है 11e, तो फाई क्या हो जाएगा, 11e बाई इप्सिलॉन नॉट। तो गॉसियन सरफेस किस तरह का है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, नेट फ्लक्स हमारा सेम आएगा अगर नेट चार्ज उसके अंदर सेम आता है। प्रॉब्लम वहाँ आएगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करेंगे तब हमें ध्यान से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। लेकिन जब नेट फ्लक्स फाइंड करने की बात है तो किसी प्रकार का भी गॉसियन सरफेस हो, अगर उसके अंदर का नेट चार्ज सेम है तो नेट फ्लक्स भी सेम होगा। अब एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले, फिर थोड़ा इसमें और आगे बढ़ेंगे। ये प्रॉब्लम क्या है कि दिया हुआ है कि हमारे पास एक सरफेस है, सॉरी इस तरह का नहीं है, एक सरफेस है और ये एक स्क्वायर सरफेस है और यहाँ से मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है, मुझे भी नंबर याद नहीं है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 2.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक चार्ज रखा हुआ है। अब इसके थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग गॉस लॉ से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस चार्ज को एक वॉल्यूम से इनक्लोज करना पड़ेगा। तो हम लोग एक इसको क्यूब के द्वारा एक इसको हम लोग घेर देंगे इसको। तो ये हम लोग ऐसा बनाते हैं क्यूब, ये क्यूब बन गया। अब देखो ये क्यूब बन गया, सारे साइड्स इसके 5 सेंटीमीटर के हैं और ये बिल्कुल मिड में है, बिल्कुल मिड पॉइंट पर है। तो मिड पॉइंट पर है मतलब इसका क्या मतलब है कि इसका जो फ्लक्स होगा छेओ सरफेस से वो इक्वल होगा। जितना फील्ड लाइंस इधर से निकलेगा उतना ही फील्ड लाइंस इधर से भी निकलेगा। और एक मिनट, हाँ, जितना फील्ड लाइंस इधर से निकल रहा है उतना ही फील्ड लाइंस इधर से भी निकलेगा, उतना ही इधर से भी, उतना ही इधर से भी। तो फील्ड लाइन सारे इक्वल निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इधर से जितना फ्लक्स है उधर से इतना ही फ्लक्स होगा, इधर से भी उतना ही फ्लक्स होगा। तो हर एक साइड से फ्लक्स इक्वल होगा। तो नेट फ्लक्स क्या होगा पूरे क्यूब के थ्रू, तो वही फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। जहां नेट फ्लक्स की बात आएगी हमेशा हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो नेट फ्लक्स तो हमको पता है क्यू बाई इप्सिलॉन। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इस सरफेस से कितना निकालना है। तो छेओ सरफेस से इक्वल फ्लक्स बाहर आ रहा है,
ठीक है, तो ये पूरे 6 सरफेस के लिए, 6 सरफेस के लिए, फॉर 6 सरफेसेस। तो एक सरफेस के लिए कितना होगा? 5 फॉर 1 सरफेस। तो इसी का 6वां भाग होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी सरफेस के थ्रू हम लोग ये निकाल पाएंगे Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, गॉस लॉ के हेल्प से हमने ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अगर हम लोग गॉस लॉ नहीं अप्लाई करते तो बहुत दिक्कत से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रीट चार्ज के लिए। हम लोग समझ लिए कि गॉस लॉ ऐसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम मेन आती है जहाँ पे कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो पहले वो हम लोग समझेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये एक ग्लास रॉड है और ग्लास रॉड पे बहुत सारे चार्जेस है, मतलब हमने उसको चार्ज कर दिया है सिल्क से रब करके या किसी दूसरे तरीके से हमने उसको चार्ज कर दिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई डिस्क्रीट चार्ज नहीं है, यहाँ पर चार्ज कंटिन्यूअसली यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग डायग्राम में तो लिख बना रहे हैं प्लस प्लस प्लस, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक चार्ज या 2 चार्ज, ये पूरा चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भरे हुए हैं चार्ज। तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग पहले इसका चार्ज डेंसिटी निकालना चाहते हैं, व्हाट इज़ द चार्ज डेंसिटी। तो उसके लिए पहले हम लोग देखें कि जैसे ये मान लो L लेंथ है इसका, और टोटल चार्ज इस पर क्या है, मान लो Q चार्ज है। तो चार्ज डेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, लैम्डा बोलते हैं यहाँ पर। लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। तो यहाँ पर अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं Q/L, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब हर जगह एक छोटा सा पॉइंट, छोटा सा हमने एलिमेंट लिया है इसका, तो यहाँ पे जितना चार्ज हो उतना ही यहाँ पे भी चार्ज हो, जरूरी नहीं है। तो अगर होगा तो बोलेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं होगा तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम लोग इस छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेंगे। मान लो ये एलिमेंट है DL, तो और इसमें चार्ज कितना है यहाँ पर DQ, तो लैम्डा हो जाएगा DQ/DL। और फिर इसी छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेकर के हम लोग DQ लेते जाएंगे और फिर उसको पूरे का चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो DQ इज इक्वल टू लैम्डा DL, और फिर Q निकालना होगा तो हम लोग इसी को इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम जनरली अभी नहीं आएगा, लेकिन आगे जा कर के कुछ ऐसे प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सिमिलरली ये तो हो गया, इसको बोलते हैं लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन भी हो सकता है, लेकिन अभी 12th क्लास में स्ट्रेट लाइन का ही आएगा, तो ठीक है। अब इसी तरीके से सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो सकता है। सरफेस हो हमारे पास और सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव चार्ज, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसके कारण से भी हम लोग चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं सिग्मा। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो बोलेंगे Q/A, A इसका एरिया है। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसी को हम बोलेंगे DQ/dA। ठीक है। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। ये हमारे पास मान लो कि स्फेयर है या क्यूब है, कैसा भी हो सकता है। जैसे वाटर ड्रॉप या कोई लिक्विड ड्रॉप है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो इस तरह से चार्ज हो जाएगा, वाटर भी चार्ज हो जाता है। तो ये पूरा, इसके पूरे वॉल्यूम में ये चार्ज है, ये सिर्फ सरफेस पे नहीं, ये पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। तो बोलेंगे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसकी भी डेंसिटी निकालना चाहेंगे हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू DQ/dV। और अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो Q/V। अगर स्फेयर लेंगे तो 4/3πr क्यूब लेंगे तो L3, अगर क्यूबॉइड लेंगे तो LBH। तो जैसा ज्योमेट्रिकल फिगर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम तुम्हें चेंज करना है। ठीक है। अब प्रॉब्लम है गॉस लॉ का हम लोग को यूज़ करना है जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो कुछ रूल्स हैं इसमें, पहले इसको रूल्स को हमें समझना पड़ेगा। रूल्स क्या है, जैसे गॉसियन सरफेस हम कैसे ड्रॉ करेंगे।
जैसे मान लो कि ये हमारा जैसे लाइन डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करें अगर हम लोग, तो ये लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो कैसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे? तो गॉसियन सरफेस ऐसा हमें ड्रॉ करना है जहाँ जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया वेक्टर के या तो पैरेलल हो, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, या तीसरा ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे कि ई जीरो हो। जहाँ पे ये तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन लग रहा होगा या सारे लग रहे होंगे, ऐसा सरफेस ही हमें ड्रॉ करना है। बाकी हम कोई भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो जैसे अभी कुछ देर पहले भी हमने कहा था कि उसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। जैसे कि अगर ये हमारा अगर सिलिंड्रिकल है, वायर है, तो हमें सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही ड्रॉ करना है। अब देखो ये कंडीशन जो तीनों बताए इसमें यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। जैसे इस सरफेस की हम बात करें तो यहाँ पे ये देखो चार्ज है। इस सरफेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस जगह पर हमारा एरिया वेक्टर इस तरह का है इस सरफेस के लिए, और इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वायर के कारण से वो कुछ इसके परपेंडिकुलर होगा। इसको हम लोग डायग्राम में मैं मॉडल एक दिखा करके तुमको समझाऊंगा, अभी मैं मॉडल नहीं रखा हूँ मैं। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसके नॉर्मल होगा, तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है सेकेंड वाला। इस सरफेस के लिए भी वैसा ही होगा, इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इसके बाहर है और ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल होगा। अब ये जो घूमा हुआ सरफेस है, घूमे हुए सरफेस के लिए जैसे डायग्राम बनवाया भी था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस के नॉर्मल होगा यहाँ पर, और एरिया वेक्टर भी यहाँ पे नॉर्मल होगा। तो ई और ए का डायरेक्शन एक ही है, पैरेलल है, तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो इन तीनों कंडीशन को फॉलो कराते हुए ही हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, तभी हमें फ़ायदा होगा और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू दिस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, अभी फ़िलहाल इसको रोकते हैं।